इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा। अब हम बात करने वाले इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा। इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पर्प्यूरा ये एक क्वांटिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर है। यहाँ पर प्लेटलेट की क्वांटिटी कम हो गई। क्वांटिटी प्लेटलेट की कम हो गई किसी पर्सन में, तो मैं उससे क्या नाम दूंगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट। क्यों डिक्रीज हुआ? इम्यून, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इन पेशेंट्स में प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो गया। और हमें इन पेशेंट्स में क्या साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? इन पेशेंट्स में हमें पर्प्यूरास और पीटी के साइंस देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए समझते हैं किस तरीके से इम्यून सिस्टम ने इन पेशेंट्स में हाइपर एक्टिविटी दिखाई या एबनॉर्मलिटी दिखाई, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो गया। देखिए, मैंने यहाँ एक ऑर्गन ड्रॉ करा है, ये है स्प्लीन। स्प्लीन में हम जानते हैं कि बी सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स नॉर्मली हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं। एंटीबॉडीज कौन सी? आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, आईजीई। बट इन पेशेंट्स में प्लाज्मा सेल्स ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म कर रहे हैं, आईजीजी। और वो ऑटो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट फॉर्म कर रहे हैं? वो प्लेटलेट एंटीजन GP2B3A के अगेंस्ट फॉर्म कर रहे हैं। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जब हमने हीमोस्टेसिस की स्टेप 3 देखी थी, प्लेटलेट रीग्रेगुलेशन और एडिशन, उसमें देखा था कि प्लेटलेट के सरफेस पे GP2B3A रिसेप्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। क्यों एक्सप्रेस होते हैं? ताकि वो प्लेटलेट का एडिशन एंड एग्रीगेशन बहुत ही अच्छे से करवा पाए। और इस कंडीशन में इसी प्लेटलेट एंटीजन GP2B3A के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म हो गई है, जिसकी वजह से देयर इज अ डिक्रीज इन प्लेटलेट एग्रीगेशन अकर। अब वो प्लेटलेट जो नॉर्मली एग्रीगेट हो जाते थे, जहाँ पर उन्हें क्लॉट फॉर्मेशन करना होता था, अब वहाँ पर प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लेटलेट के पास एंटीजन जो एग्रीगेशन के लिए नेसेसरी होता था GP2B3A, वो तो अब डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय किसने करा है? ऑटो एंटीबॉडीज IgG, जो कि कहाँ से फॉर्म हुई थी? प्लाज्मा सेल्स स्प्लीन के थ्रू। ओके, अब एंटीबॉडी बाउंड प्लेटलेट डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है? लाइक ऑटो एंटीबॉडीज ने, IgG ने इस प्लेटलेट एंटीजन के साथ बाइंडिंग करी। बाइंडिंग करने के बाद इनका डिस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? तो देखिए, एंटीबॉडी बाउंड प्लेटलेट्स गोज टू द स्प्लीन मैक्रोफेजेस। ये स्प्लीन के मैक्रोफेज में जाएंगे, स्प्लीन में जाएंगे, और स्प्लीन में हम जानते हैं बहुत सारे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, और वो मैक्रोफेजेस इन एंटीबॉडी बाउंड प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो प्लेटलेट है उसका काउंट हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। देखिए ना गाइस, प्लेटलेट क्यों डिस्ट्रॉय हो रहा है? क्योंकि जो प्लेटलेट की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट था, उससे ऑटो एंटीबॉडीज बाउंड हो गई है। और हमारे मैक्रोफेजेस, बॉडी के मैक्रोफेजेस इजीली ये चीज़ को समझते हैं कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडीज किसी भी एंटीजन, फॉरेन एंटीजन हो या सेल्फ एंटीजन हो, उसे बाउंड करेगी, तो मैक्रोफेजेस का काम होता है उन ऑटो एंटीबॉडीज बाइंड एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का। तो सिंपल है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, जिसको कि मैक्रोफेजेस ने पहचाना और उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। मैक्रोफेजेस को नहीं पता था कि ये प्लेटलेट को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसने सिर्फ ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को देखा और प्लेटलेट्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब पेशेंट की बॉडी में प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया, एंड उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलेंगे। अब पेशेंट आपके पास आएगा तो पेशेंट में आपको क्या साइंस दिखेंगे? पेशेंट में आपको पर्प्यूरा दिखेंगे। पर्प्यूरा, पीटी के हम देखा है ना, ये पर्प्यूरा, ये लाइक आपको रेड स्पॉट्स और कुछ लाइक 1 to 2 mm स्पॉट्स आपको पेशेंट के स्किन पे दिखेंगे। ओके, अब मैंने इस इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा को क्लासीफाई करा अक्यूट और क्रोनिक में। एक्यूट हम जानते हैं कि सडन ऑनसेट होता है किसी भी पेशेंट में, और क्रोनिक यानी कि बहुत ही लंबे समय से ये डिजीज पेशेंट के अंदर डेवलप हो रही है। एक्यूट ऑनसेट में क्या होता है? पेशेंट में कुछ ही हफ्तों में ये सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और क्रोनिक में बहुत ही महीनों बाद या सालों बाद पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पर कुछ डिटेल्स याद रखना है, जैसे कि एक्यूट इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा हमें सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। क्रोनिक
इम्यून थ्रोम्बोसिटिक पर्प्यूरा हमें एडल्ट्स में देखने को मिलता है। ओके, चलिए हम सबसे पहले अक्यूट थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा को अच्छे से समझते हैं। देखिए, अक्यूट का मतलब से आप इजीली याद रखिए कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन पेशेंट हिस्ट्री देखने को मिलेगी हमें पेशेंट में, शॉर्ट ड्यूरेशन हिस्ट्री हमें पेशेंट में देखने को मिलेगी, बट ये मोर सीवियर होगी एज कम्पेयर टू क्रोनिक। मोर सीवियर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन चिल्ड्रंस में जो प्लेटलेट काउंट है वो लेस देन 20,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। इतना प्लेटलेट काउंट कम हम क्रोनिक आईटीपी के पेशेंट्स में भी नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्यूट आईटीपी के पेशेंट्स में इतना ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है प्लेटलेट काउंट। ओके, और ये किन एज ग्रुप के पीपल्स में हो रहा है? ये चिल्ड्रंस में हो रहा है। चिल्ड्रंस में ये एक्यूट इम्यून थ्रोम्बोसिटिक पर्प्यूरा क्यों हो गया? क्योंकि चिल्ड्रंस में इसका कॉज है वायरल इन्फेक्शन या आफ्टर इम्यूनाइजेशन। हम जनरली देखते हैं ना, बच्चों में वायरल इन्फेक्शन हो गया है, उन्हें खांसी बुखार या वायरल फ्लू हो गया है, उसके वायरल फ्लू या वायरल इन्फेक्शन के कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही हफ्तों बाद पेशेंट में हमें बहुत ही ज़्यादा उनका प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि पेशेंट को इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पर्प्यूरा हुआ है। इम्यूनाइजेशन भी एक कॉज हो सकता है। हमने इम्यूनाइजेशन करा किसी भी चिल्ड्रन को, तो उसमें हमें एक्यूट इम्यून थ्रोम्बोसिटिक पर्प्यूरा देखने को मिल सकता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इम्यूनाइजेशन सभी चिल्ड्रंस में करते हैं और सभी चिल्ड्रंस में नॉर्मली हमें वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो उनकी बॉडी में इतना प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है? एज अ फिजिशियन क्या हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है कि लाइक इन चिल्ड्रंस में हमें बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन देखने को मिल रही है, तो क्या ये चिल्ड्रंस को बहुत अफेक्ट कर सकती है क्या? नहीं, हमें टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये कंडीशन जो है सेल्फ लिमिटेड है और ये कुछ ही हफ्तों में रिजॉल्व हो जाती है। यानी कि इन चिल्ड्रंस को ट्रीटमेंट अगर नहीं भी मिला तो भी ये कुछ ही हफ्तों में ये कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी और ये पेशेंट ठीक हो जाएंगे। ओके, अगर हम मूव करते हैं क्रॉनिक इम्यून थ्रोम्बोसिटिक पर्प्यूरा, सो हम क्रॉनिक इम्यून थ्रोम्बोसिटिक पर्प्यूरा को एक्यूट से डिफरेंशिएट पहले वाले पॉइंट पे कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक्यूट हमें किस में देख रहा था? चिल्ड्रंस में, बट जो क्रोनिक इम्यून थ्रोम्बोसिटिक पर्प्यूरा ये हमें एडल्ट्स में दिखेगा। ये लॉन्ग ड्यूरेशन हिस्ट्री होती है पेशेंट्स की, बहुत ही महीनों और सालों में ये डेवलप होती है, बट ये लेस सीवियर है एज कम्पेयर टू एक्यूट। जहाँ एक्यूट में हमने देखा था कि प्लेटलेट काउंट बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो रहा था, बट अगर हम क्रोनिक की बात करें तो यहाँ प्लेटलेट काउंट इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है। सिर्फ पेशेंट में प्लेटलेट काउंट 50,000 या 60,000 के अराउंड होगा या 50,000 से नीचे डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, बट 20,000 जितना इतना सीवियर डिक्रीज नहीं होता है। ओके, अभी एडल्ट्स में भी मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये यंग वुमेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनमें देखने को मिलेगा। कोई फीमेल पेशेंट है जो कि प्रेग्नेंट है, उसमें हमें ये देखने को मिल सकता है। अब मुझे इसका कॉज बताना है उस पेशेंट को कि आपको किस वजह से क्रोनिक इम्यून थ्रोम्बोसिटिक पर्प्यूरा हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि इट मे बी प्राइमरी और मे बी सेकेंडरी। प्राइमरी में मुझे कोई भी पता नहीं चलता है कॉज, ये इडियोपैथिक है, मुझे कॉज नहीं पता क्यों क्रोनिक इम्यून थ्रोम्बोसिटिक पर्प्यूरा किसी फीमेल पेशेंट में हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट हाँ, मैं अगर प्राइमरी कॉज की बात करूँ तो उसमें स्प्लीन का जो साइज होगा उस फीमेल पेशेंट में वो नॉर्मल हो। और अगर मैं सेकेंडरी में अगर इसको क्लासीफाई कर रहा हूँ तो मैं सेकेंडरी से ये समझता हूँ कि इट इज़ अ सेकेंडरी टू द अदर डिसऑर्डर, लाइक फीमेल पेशेंट में अगर सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस हुआ होगा, या किसी फीमेल पेशेंट को HIV है, या क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया उस पेशेंट को, तो उस पेशेंट में हमें क्रोनिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पर्प्यूरा के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमें सेकेंडरी कॉज को प्राइमरी कॉज से अगर डिफरेंशिएट करना है तो सिंपल है। सेकेंडरी कॉज में हमें पेशेंट में, फीमेल पेशेंट में स्प्लीन का जो साइज है वो इंक्रीज मिलेगा। तो आप इजीली कह सकते हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट में आपको स्प्लीन का साइज इंक्रीज मिला तो आप पेशेंट को कह सकते हो कि इसका कॉज सेकेंडरी है, यानी कि पेशेंट में पहले से ही कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट है, लाइक SLE, HIV, CLLE, जिसकी वजह से उसे क्रोनिक इम्यून थ्रोम्बोसिटिक पर्प्यूरा देखने को मिला है, उसकी बॉडी में हुआ है। अब देखिए, हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं,
तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या इस फीमेल के जो आने वाला बेबी है और ऑफ स्प्रिंग है वो अफेक्ट होगा, क्या उसमें कुछ हमें डिसऑर्डर देखने को मिलेगा? आप सोचिए। ठीक है, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, इट मे कॉज शॉर्ट लिव थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन ऑफस्प्रिंग सिंस IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा। उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा थोड़े समय के लिए। ओके, और ये कम क्यों हुआ उसकी बॉडी में भी, ऑफस्प्रिंग की बॉडी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमें क्यों देखने को मिला? क्योंकि हम जानते हैं, हम बहुत ही हमारे पुराने नॉलेज, एम्ब्रियोलॉजी के नॉलेज से हम जानते हैं कि IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है और ये सबसे पहली एंटीबॉडी होती है जो कि किसी फीटस और ऑफस्प्रिंग और बेबी को मिलती है मदर से। सो ये मिला। इस कंडीशन में अगर मदर से IgG मिलेगी तो उस ऑफस्प्रिंग का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा बेचारे का? क्योंकि उसे नहीं पता कि ये जो IgG एंटीबॉडी उसे उसकी मदर से मिल रही है ये ऑटो एंटीबॉडीज है अगेंस्ट प्लेटलेट एंटीजन। तो जो बेबी में प्लेटलेट्स होंगे उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और हमें थोड़े समय के लिए पेशेंट्स ऑफस्प्रिंग्स में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। ओके, अब मुझे अगर बात करना है, मुझे उस फीमेल पेशेंट की अगर हम बात करें तो फीमेल पेशेंट में हमें क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स हमें क्या उस फीमेल पेशेंट में देखने को मिलेंगे? देखिए, उस फीमेल पेशेंट में हमें पिचिके देखने को मिलेगा, पर्प्यूरा दिखेगा, हिमोरेजिक ब्यूले भी दिखेंगे। बट अगर मैं हिमोरेजिक ब्यूलो की स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये हिमोरेजिक ब्यूले एक्यूट इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पर्प्यूरा के पेशेंट में ज़्यादा दिखते हैं एज कम्पेयर टू क्रॉनिक। सो हिमोरेजिक ब्यूले इज मोर इन एक्यूट इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पर्प्यूरा पेशेंट्स। ओके, फीमेल में हमें गम ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, हेमेट्यूरिया होगा, मेलिना होगा एंड स्प्लीन का साइज नॉर्मल होगा अगर वो प्राइमरी कॉज। सेकेंडरी होगा तो स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो गया होगा। तो हमने बात करी है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा की, जिसमें हमने देखा स्प्लीन ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म कर रही है। किसके अगेंस्ट फॉर्म कर रही है? प्लेटलेट की सरफेस पे प्रेजेंट एंटीजन GP2B38। आपको फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन और USMLE स्टेप 1 की प्रिपरेशन के लिए आपको ये रिसेप्टर का नाम याद होना चाहिए। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए GP1B या 2B, है ना। सो GP2B3A रिसेप्टर एंटीजन के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म हुई, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस ने ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देखा और प्लेटलेट को ये डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ। और पेशेंट में हमें क्या क्लिनिकल सिम्टम्स, साइंस और सिम्टम्स देखने को मिला? पर्प्यूरा, ठीक है। इसलिए हमने इस डिजीज का नाम हमें याद रखना बहुत ही ईजी हो गया। इम्यून सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हुई, इम्यून पेशेंट की बॉडी में प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एंड पेशेंट में हमें साइन एंड सिम्टम्स में देखने को मिला पीटीके पर्प्यूरा। हमने डिजीज को क्लासीफाई किस में करा? डिसऑर्डर को क्लासीफाई दो में हमने करा है, एक्यूट और क्रोनिक में। एक्यूट में हमने देखा ये चिल्ड्रंस में होगी। क्यों होगी चिल्ड्रंस में? क्योंकि हमें उनमें जब देखने को मिलेगी जब चिल्ड्रंस में वायरल इन्फेक्शन हो चुका होगा या हमने चिल्ड्रंस में इम्यूनाइजेशन करा, तो उनमें हमें ये थोड़े समय के लिए एक्यूट है, यानी कि सडन ऑनसेट है और बहुत थोड़े समय के लिए इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पर्प्यूरा देखने को मिलेगा। बट ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है एज कम्पेयर टू क्रोनिक। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेटलेट काउंट 20,000 से भी नीचे हो जाता है। बट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि चिल्ड्रन में ये कंडीशन सेल्फ लिमिटेड है। कुछ ही हफ्तों में चिल्ड्रन में जो प्लेटलेट काउंट है वो नॉर्मल हो जाएगा और ये कंडीशन खत्म हो जाएगी चिल्ड्रंस में से। क्रोनिक बात करें तो यंग वुमेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनमें ये जनरली होता है। इसका कॉज प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी इडियोपैथिक हमें नहीं पता, बट उसमें स्प्लीन का साइज नॉर्मल है। सेकेंडरी में आप ड्यू टू सेकेंडरी डिसऑर्डर लाइक SLE, HIV, CLLE एसोसिएटेड कर सकते हैं और इसमें स्प्लीन का साइज इंक्रीज होगा। फीमेल का जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बेबी ग्रो हो रहा है ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, वो भी अफेक्ट होगा, क्योंकि उससे विरासत में जो हम कहते हैं ना प्लेसेंटा के थ्रू IgG ऑटो एंटीबॉडीज मिल गई है, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग में भी हमें शॉर्ट लिव्ड
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा और फीमेल पेशेंट में हमें ये सब क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब मुझे इन पेशेंट्स की लेबोरेटरी फाइंडिंग करनी है, मुझे लैब में फाइंड करना है। मैंने इनके बॉडी से कुछ ब्लड सैंपल्स लिए, अब मुझे लेबोरेटरी में फाइंडिंग करनी है। क्या मैं लैब में फाइंडिंग करूँगा ताकि मैं उसकी एक रिपोर्ट बना सकूँ एज अ पैथोलॉजिस्ट? देखिए, सबसे पहले मुझे उस पेशेंट के जो ब्लड सैंपल में प्लेटलेट काउंट चेक करना है। अगर मुझे प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 4 लाख दिखता है पर माइक्रो लीटर ऑफ द ब्लड, तो मैं उससे कहूँगा नॉर्मल है। बट अगर प्लेटलेट काउंट 50,000 से भी कम हो गया तो हम उसमें डिक्रीज प्लेटलेट काउंट को मेंशन करेंगे और जिसकी वजह से उस पेशेंट में ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी क्योंकि प्लेटलेट्स अवेलेबल नहीं है क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। और मैं क्या लगाऊंगा, और मैं 2 टेस्ट और करता हूँ। और मैं कौन सा टेस्ट परफॉर्म करता हूँ? प्रोथ्रोम्बिन टाइम वाला टेस्ट। प्रोथ्रोम्बिन टाइम वाला टेस्ट हमने कहाँ पढ़ा? हमने पढ़ा है टेस्ट इन हीमोस्टेसिस वाले में। हमने यहाँ पर देखा था हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम मेज़र करते हैं किसी पेशेंट में ताकि हम मेज़र कर पाए उसके जो एक्सटेंसिव पाथवे में फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, फैक्टर 7, 10, 5th, 2nd, फाइब्रिनोजन, इनकी डिफिशिएंसी तो नहीं है। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम हम जो इंट्रेंसिक पाथवे के जो फैक्टर्स है उनको मेज़र करने के लिए हम चेक करते हैं। प्लेटलेट काउंट अभी हमने चेक कर लिया पेशेंट में और ब्लीडिंग टाइम भी हमने चेक कर लिया। तो आइए वापस यहाँ पर देखिए, तो हमने ब्लीडिंग टाइम पता करा, इंक्रीज हो गया पेशेंट में, इनमें प्लेटलेट काउंट कम हो गया है। हमने प्रोथ्रोम्बिन टाइम जब इनका देखा तो वो नॉर्मल निकला। इसका मतलब क्या है? उन पेशेंट्स में एक्सटेंसिव पाथवे में इन्वॉल्व होने वाले फैक्टर्स की डिफिशिएंसी नहीं है। क्यों नहीं है इनकी डिफिशिएंसी? क्योंकि कोगुलेशन फैक्टर्स आर नॉट अफेक्टेड। ये प्लेटलेट क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट हम पढ़ रहे हैं, ना कि कोगुलेशन फैक्टर डिसऑर्डर। तो इनमें जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम रहेगा वो तो नॉर्मल रहेगा क्योंकि कोगुलेशन फैक्टर्स की डिफिशिएंसी नहीं हुई इन पेशेंट में। ओके, अब हम बोन मैरो पे आएंगे। हम बोन मैरो को भी देखना चाहते हैं। क्यों देखते हैं हम बोन मैरो पे? क्योंकि हमें प्लेटलेट के प्रीकर्सर सेल्स कौन से? मेगाकैरियोसाइट। प्लेटलेट किससे फॉर्म हुए? मेगाकैरियोसाइट से। मेगाकैरियोसाइट्स कहाँ पर प्रेजेंट है? बोन मैरो में। तो हम बोन मैरो बायोप्सी पे देखेंगे कि जो मेगाकैरियोसाइट है उसका लेवल क्या हो जाएगा। बताइए, इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा? मेगाकैरियोसाइट का लेवल इंक्रीज होता है तो हमें इंक्रीज मीन प्लेटलेट वॉल्यूम देखने को मिलेगी, क्योंकि मेगाकैरियोसाइट से प्लेटलेट फॉर्म होंगे, प्लेटलेट फिर ब्लड में आएंगे तो हमें इंक्रीज मीन प्लेटलेट वॉल्यूम देखने को मिलेगी। अब देखिए, कुम्स टेस्ट इन पेशेंट में पॉजिटिव आया। कुम्स टेस्ट क्या होता है? कुम्स टेस्ट बताने के लिए मैं आपको टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी लेक्चर पे लेकर आया। जिन्होंने टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी लेक्चर पहले ही समझ लिया उन्हें कुम्स टेस्ट पता है, बट जिन्हें कुम्स टेस्ट नहीं पता है उन्हें बताने के लिए मैं यहाँ पर लेके आया। देखिए, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी कब होती है? जब एंटीबॉडीज IgG, IgM डायरेक्टेड अगेंस्ट टिश्यूज और सेल सरफेस एंटीजेंस। और अभी हमने जस्ट यहाँ पे इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा में क्या देखा? ऑटो एंटीबॉडीज IgG किसके अगेंस्ट फॉर्म हुई थी? जल्दी बताइए। प्लेटलेट एंटीजन। कौन से? GP2B3A। ओके, सो इस टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ पर मैं आपको क्यों लाया हूँ? क्योंकि हमने यहाँ पर एक टेस्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था टेस्ट फॉर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, कुम्स टेस्ट, जिसमें कि हमने डायरेक्ट कुम टेस्ट करते हैं जो कि डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज अटैच डायरेक्टली टू द RBC सरफेस या WBC सरफेस या प्लेटलेट सरफेस। तो एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम कुम टेस्ट को देखते हैं। इनडायरेक्ट कुम टेस्ट किसके लिए करते हैं? डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन द अनबाउंड फॉर्म इन द सीरम। तो देखिए, ये जस्ट है, मैंने आपको इसलिए बताया कि कुम टेस्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए, वापस हम यहाँ पे आ गए। अब आपको मैं पूछूं कि इसमें कुम टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो आप इजीली बता देंगे कि सर कुम टेस्ट हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में देखते हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी कब होती है किसी पेशेंट में? जब एंटीबॉडीज एंटीजन का इंटरेक्शन होता है, और यहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरेक्शन हुआ है, इसलिए कुम्स टेस्ट पॉजिटिव है। आई होप मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, बहुत ही इजी वे में आपको लेफ्ट फाइंडिंग और इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा समझा दिया। अब मैं एंड करूँगा ट्रीटमेंट बता करके, हमें इन पेशेंट्स में क्या ट्रीटमेंट देना है।
अब आपको क्लिक कर रहा होगा सर आपने यहाँ बताया कि जो चिल्ड्रन से एक्यूट ITP जिन्हें हुआ है वो सेल्फ लिमिटेड कंडीशन थी, वहाँ कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी। पर गाइस क्रोनिक में तो हमें ट्रीटमेंट देना होगा ना, तो चलिए दे देते हैं ट्रीटमेंट। और अगर आप चाहें तो चिल्ड्रंस को भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं ट्रीटमेंट में? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर देंगे हम चिल्ड्रंस में, वैसे तो सेल्फ लिमिटेड कंडीशन होती है चिल्ड्रंस में, बट अगर फिर भी हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया तो चिल्ड्रन रिस्पॉन्स वेल, मतलब चिल्ड्रंस में अगर हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया तो वो उनमें रिस्पॉन्स मिलेगा, हमें कंडीशन इंप्रूव होते हुए दिखेगी। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा उनमें चिल्ड्रंस में ख़त्म हो जाएगा। बट अगर हमने एडल्ट्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए, एडल्ट्स में क्या है क्रोनिक ITP, उनमें हमने अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए तो एडल्ट्स ऑफन रिलैप्स, यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने पर हमें पेशेंट में कम होता हुआ दिखा क्रोनिक ITP, यानी कि उनमें प्लेटलेट को नॉर्मल हुआ एक टाइम तक, बट वापस वो कंडीशन रिलैप्स होगी, वापस पेशेंट में हमें ITP देखने को मिलेगा। सो ये एक परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है एडल्ट्स में। चिल्ड्रंस के केस में तो परफेक्ट ट्रीटमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं एडल्ट्स में? हम एडल्ट्स में दे सकते हैं इंट्रावेनस IG। कॉर्टिकोस्टेरॉइड से भी पर्सन का ट्रीटमेंट नहीं कर पाए हम पेशेंट का, IVIG से भी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाए, तो हम सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए अवेलेबल रहेगा उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए स्प्लीनेक्टोमी। बेस्ट और ये परमानेंट ऑप्शन है उस पेशेंट के लिए। अगर मुझे किसी पेशेंट को जो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा से अफेक्टेड है उसको परमानेंटली अच्छा करना है, उसको परमानेंटली ट्रीट करना है, तो मैं स्प्लीनेक्टोमी करूँगा। ये परमानेंट ट्रीटमेंट होगा उस पेशेंट के लिए। कैसे? देखिए, सबसे बड़ा कॉज यहाँ पे क्या था? स्प्लीन। क्यों स्प्लीन कॉज है इस इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में? देखिए, कहाँ से ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं? स्प्लीन से। तो अगर मैं स्प्लीन को ही रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे जो B सेल्स है वही रिमूव हो जाएंगे, तो क्या ऑटो एंटीबॉडीज़ फॉर्म होगी? ऑटो एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होगी। ऑटो एंटीबॉडी और एंटीजन इनका इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन नहीं होगा तो बॉडी के कहीं और भी मैक्रोफेजेस जो प्रेजेंट है बॉडी में, हमारी बॉडी बहुत सारी जगह मैक्रोफेजेस, तो मैक्रोफेजेस उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन ही नहीं होगा। तो किसी भी पर्सन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं होगा अगर स्प्लीन मैंने रिमूव कर दी तो। सो स्प्लीनेक्टोमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू ट्रीट पेशेंट विद द इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा।